ओके लर्नर्स, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं नाउन के बाद। ये प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो आमतौर से कॉमन एरर्स में बहुत बार आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आपको प्रोनाउन के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं पहले कि ये प्रोनाउन होता क्या है। तो आप जान लें कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। नाउन को बार बार हम नहीं रिपीट कर सकते। एक ही आदमी हो, कोई चीज़ हो, तो बार बार हम उसका नाम लेने के बजाय हम उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन ले आते हैं। आप इसको देखेंगे पहले समझने के लिए, जो वर्ड यूज़ किया जाता है नाउन के स्थान पर इंस्टेड ऑफ नाउन, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है, जॉर्ज इज एब्सेंट बिकॉज जॉर्ज इज इल। अब बार बार जॉर्ज कहना कैसा लग रहा है? जॉर्ज एब्सेंट है क्योंकि जॉर्ज बीमार है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे इसको लिखा जाना चाहिए कि जॉर्ज इज एब्सेंट क्योंकि ही इज इल। अब कोई लड़का है मोहन, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट, मोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क डेली, मोहन ओबेज हिज टीचर्स, मोहन कम्स टू स्कूल इन टाइम। अब बार बार मोहन यूज करना दैट इज ऑकवर्ड, ये अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जगह पे हम उसका प्रोनाउन ले आते हैं, तब वो सही लगता है। तो अब आइए देखते हैं कि हम ये होते कितने तरीके के, प्रोनाउंस कितने तरीके के होते हैं। तो पहला पर्सनल प्रोनाउन है। आप जानते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए आने वाला जो यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन के। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि जो बोलने वाला है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है वो दोनों, यानी कि जो बात दो लोग कर रहे हैं उनमें से वो तीसरा होगा। मैं कह रहा हूँ कुछ, जिसको एड्रेस कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, उसको यू बोलते हैं। इसके बाद जो भी हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, शी, इट और दे होता है प्लूरल के लिए। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है थ्री पर्सन्स के लिए। फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें आई और वी होता है, आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए, और इसके तमाम फॉर्म्स होते हैं। इसके पॉजिटिव केस फर्स्ट, पॉजिटिव केस सेकंड, ऑब्जेक्ट होता है आई, माई, माइन, मी, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। तो ये सिंगुलर का है। अभी मैं चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउंस को किस तरह से अलग अलग उसके जो रूप होते हैं उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। अगर इसी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है तो वी से हम वी इसका सब्जेक्ट होगा, आवर इसका पॉजिटिव केस फर्स्ट होगा, आवर्स पॉजिटिव केस सेकंड होता है, और अस ऑब्जेक्ट होता है, आवर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका वो लिखा हुआ है जो आपको चार अलग अलग फॉर्म है, सब्जेक्ट, पॉजिटिव केस फर्स्ट, पॉजिटिव केस सेकंड और ऑब्जेक्ट है। इसका चार्ट भी आगे आपको मिलेगा। भी सेकंड पर्सन में जो आता है वो वहाँ पे यू आता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड और आता है जिसको कहते हैं दाउ, THOU, दाउ, दाई, दाइन, दी, दाई सेल्फ। ये सिंगुलर के लिए ओल्ड इंग्लिश में पोएम्स वगैरह में आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे यू, योर, योर्स, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है, और यहाँ पे दाऊ, दाई, दाइन, दी ये सिंगुलर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए है। अब आइए देखते हैं थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं। थर्ड पर्सन में अगर मेल है तो ही आएगा, फीमेल के लिए शी आएगा, और अगर छोटी चीज़ है, कोई जानवर है जैसे चींटी है, या इस तरह भेड़, बकरी है, बकरी का बच्चा है, तो इस तरह से उनके लिए इट का यूज़ करते हैं। या फिर नॉन लिविंग थिंग होता है उनके लिए भी हम इट को यूज़ करते हैं। तो ही का देखिए, ही के इतने रूप हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, ये रिफ्लेक्सिव, ये पॉजिटिव केस फर्स्ट है, पॉजिटिव केस सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको आगे अभी हम दिखाएंगे। फिर उसके बाद इट है, इट का इट, इट्स, इट्स, इट। उसके बाद फिर दे है जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, दे, देयर, देयर्स, देम, और इसका रिफ्लेक्सिव देमसेल्व्स। यहाँ चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है जो आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, और इसको अच्छे से आप देख लेंगे तो आप इसके बारे में कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो आइए एक वी इस पे भी रखते हैं।
ओके यहाँ चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं और बाद में आप इसको अच्छे से समझ करके देख लेंगे ताकि आपको ये भूले नहीं। और इसके कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं उसको भी हम बता देते हैं। फर्स्ट पर्सन का ये है सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे इधर पर्सन है, इसको देखेंगे, ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है आई। अब ये आई जो है इसका पॉजिटिव केस फर्स्ट माई है, पॉजिटिव केस सेकंड माइन है, और इसका ऑब्जेक्ट मी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। इसको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव केस फर्स्ट और पॉजिटिव केस सेकंड हम कहाँ यूज करेंगे। ये पॉजिटिव केस फर्स्ट है, ये पॉजिटिव केस सेकंड है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल नंबर वी होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, आवर, आवर्स, अस, आवरसेल्व्स, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर सेकंड पर्सन का यू, योर, योर्स, यू, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ। दाऊ का दाऊ, दाई, ये सिंगुलर नंबर है सेकंड पर्सन का, दाऊ, दाई, दाइन, दी, दाई सेल्फ। उसके बाद सेकंड पर्सन का प्लूरल भी अगर आप बात करें तो वो भी यू ही होता है, यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वी ई एस लग जाता है बस। उसके बाद फिर आएंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, अगर फेमिनिन मैस्कुलिन है तो ही होगा, ही, हिज, हिज, हिम, तो इसका पॉजिटिव केस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हीज होता है। और फेमिनिन के लिए आता है शी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फेमिनिन है तो यानी स्त्रीलिंग में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो शी होता है, शी, हर, हर्स, हर्स, हर, और हर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट, इट्स, इट्स, इट, इटसेल्फ होता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होता है, दे, देयर, देयर्स, देम। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ तक आपका चार्ट जो है पर्सनल प्रोनाउन का ये कंप्लीट होता है कि यानी सारे पर्सनल प्रोनाउंस आपको इसमें मिल जाएंगे, उनके पॉजिटिव केस, उनके ऑब्जेक्ट यानी उनके जितने भी रूप हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इसको समझने के लिए। अब आइए थोड़ा सा हम आपको इसको समझा देते हैं कि पॉजिटिव केस फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ये जान लीजिए कि पॉजिटिव केस फर्स्ट जो होता है उसके साथ में कोई नाउन आना ज़रूरी है। दिस इज़ माई पेन, माई के बाद कोई नाउन अगर नहीं आएगा तो वो सही नहीं है। अगर नाउन नहीं लगा सकते हैं या नाउन नहीं है उसमें तो उसके लिए हम फिर पॉजिटिव केस सेकंड को बोलेंगे, दिस इज माइन, ये मेरा है, दिस इज माई नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई नाउन है तो दिस इज माइन पेन नहीं कहेंगे, दिस इज माई पेन। तो आप इसको देख लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव केस में दिस इज, यहाँ पे दिस इज माइन पेन, ये सही नहीं है, इसको होना चाहिए दिस इज माई पेन। और इसी में पॉजिटिव केस आप फर्स्ट को लगा के देखेंगे तो पॉजिटिव केस फर्स्ट के बाद कोई नाउन आना ज़रूरी है, अगर नाउन नहीं आता है तो वो गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव केस सेकंड लगे, अगर नाउन नहीं है तो आपको पॉजिटिव केस सेकंड लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपको देके बता देते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, अगर यूं कह दें दिस पेन इज, तो इसमें फिर माइन लग जाएगा। तो ये देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर नाउन है तो पॉजिटिव केस फर्स्ट लगेगा, दिस इज पॉजिटिव केस फर्स्ट, और यहाँ पे नाउन नहीं है तो पॉजिटिव केस सेकंड लगेगा। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव केस फर्स्ट और सेकंड का यूज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। आप जानते हैं कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। इन रिलेटिव प्रोनाउंस के पास पहले कोई एंटीसीडेंट आएगा, कोई नाउन आएगा, उसके बाद ये प्रोनाउन आते हैं। द मैन हु मेट मी इन द मार्केट वॉज माई फ्रेंड, जो आदमी हमें बाजार में मिला था वो हमारा दोस्त था। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन कुछ
ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको एंटीसीडेंट का नाम लिया, यानी कि इन प्रोनाउंस के पहले आने वाले जो नाउन्स होते हैं, तो ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। ये जो प्रोनाउंस हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ये जहाँ पे लगे होंगे उसके दोनों साइड में आपको दो क्लॉजेस मिलेंगे। तो दो क्लॉजेस के बीच में एक तो ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कंजंक्शंस होते हैं, और ये कंजंक्शंस एक एंटीसीडेंट के बाद आने की वजह से इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। हु है, हुज है, हुम है, विच, व्हेन, व्हाट, व्हाई, एज, दैट, एटसेट्रा। तो आप नीचे के सेंटेंसेस को देखेंगे। आई गॉट द पेन, अब ये नाउन आ गया, पेन इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद आप देखेंगे एक क्लॉज इधर हो गया और दूसरा क्लॉज इधर हो गया। आई गॉट द पेन, मैंने वो पेन पाई, विच आई लॉस्ट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खो दिया था। तो एक पेन खो गई थी, वो मिल गई, तो यहां पे इसका मतलब हुआ जो, तो ये प्रोनाउन हुआ जो। ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है इस पेन का। अब दूसरा देखेंगे, दिस इज द मैन, ये नाउन है, और इसके बाद फिर whom all praise, जिसकी हर कोई तारीफ करता है। दिस इज द मैन, यही वो आदमी है जिसकी हर कोई तारीफ करता है। तो आप देखेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका है, द मैन का। द मैन एंटीसीडेंट है, तो आप whom के पहले देखेंगे एक क्लॉज इधर हो गया। क्लॉज वो होता है जिसमें एक कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। तो प्रेस का मतलब तारीफ करना, ये फाइनाइट वर्ब है, और इधर इज जो है ये फाइनाइट वर्ब है। तो दोनों साइड में वर्ब होना जरूरी है, फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। एज फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में जो लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कनेक्ट करता है दो क्लॉजेस को, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है द मैन का। फिर उसके बाद देखेंगे, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, मैं वो घर जानता हूं जिसमें वो रहता है। तो यहाँ पे दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है हाउस का, हाउस इसका एंटीसीडेंट है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, कि वो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। इससे हमेशा आप देखेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करते हैं। आइए देखते हैं, अब अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जितने भी सवाल आप बनाते हैं इंग्लिश में, आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हुए बनाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने वाले वो सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंट्रोगेट का मतलब सवाल पूछना, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने वाले। सवाल पूछने वाले वो सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आप देख डालिए, आप हमेशा इसको यूज करते हैं सवाल पूछने में। एक सेंटेंस बना के यहाँ देख रहे हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे वेयर क्या है, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो, तो इस तरह से हाउ है, व्हाट है, और यहाँ पे वेयर है, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शित करना, कोई चीज की तरफ इशारा करना, दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये इंडिकेटर्स भी इनको कहते हैं। ये चार होते हैं, सिंगुलर के लिए दिस और दैट, प्लुरल के लिए दीज और दोज। तो अब आप इनको देखेंगे, दिस पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है। दीज पास के लिए तमाम जो प्लुरल होते हैं उनके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, और दोज जो दूर हैं उनके लिए बनेगा। तो आइए इनको और देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर टू। तो ये पॉइंट आउट करने के लिए कि वो या ये, तो इस तरह से पॉइंट आउट जब किया जाता है दूर के पास के लिए, तो मैंने आपको बताया दिस दैट होता है, और प्लुरल है तो दीज दोज होता है।
फिर यहाँ पे इनको यूज़ किया गया है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। एज सच भी इन्हीं में से है। दे बिहेव्ड द पुअर मैन एज सच। तो अब यहाँ पे भी इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इस तरह से। ये किसी चीज़ का एग्जाम्पल वहाँ पे है तो उसको बता के देखो ऐसे ही लोग गरीबों के साथ व्यवहार करते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं, यानी वहाँ पे व्यवहार देखा गया है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कोई कह रहा है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब इशारा करना। देखो उन लोगों वो ऐसे ही व्यवहार करते थे द पुअर मैन, गरीब के साथ में। दैट इज़ माई पेन, वो मेरी कलम है। गिव हिम दीज बुक्स, उसे इन किताबों को दे दो। ये प्लूरल हैं तो पास के लिए दीज प्लूरल हो तो यूज़ किया जाता है। अब आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए आप जान लीजिए कि इसमें सेल्फ जैसा वर्ड, सेल्फ और प्लूरल है तो SEL VES लगा रहता है, सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के ही ऊपर जब कोई एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जैसे उसने अपने आप को छुरी से काट लिया, he cut himself with a knife। अब इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्शन जो करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, उसने जो काम किया वो ऑब्जेक्ट भी वही बना, यानी उसके काम का असर सीधा उसी के ऊपर पड़ा। तो इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख करके आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ये है कि इसमें जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं तो उनके लास्ट में आप देखेंगे ये इस तरह से लगा रहता है, सेल्फ सेल्व्स। तो मैंने आपको चार्ट में भी बताया कि किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। अब देखने वाली भी वही है, जिसको देखा वो भी वही है, तो उसके एक्शन का जब रिफ्लेक्ट होकर के उसका एक्शन उसी पे आता है तो ऐसी कंडीशन में वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कभी एम्फैटिक प्रोनाउन भी बनता है, इसको अभी हम आप आगे दिखाते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा दी, यानी मैंने अपने मारा तो खुद ही लग गया, अपने को ही लग गया। अब इसके बाद देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो किसी सेंटेंस में ज़्यादा जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, वो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि कोई किसी ने आके बताया कि मैंने चोर देखा है, तो उसने कहा कि नहीं चोर नहीं हो सकता, तुम गलत बता रहे हो। तो उसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से चोर को देखा है। इस कंडीशन में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मीन्स आई माई सेल्फ सॉ द थीफ। तो ये एम्फैटिक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले आते हैं, वो एम्फैटिक कहलाता है। तो आप इसको सेंटेंस में देखेंगे, एम्फसाइज करने के लिए, एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। आई वॉश द क्लोथ्स माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कपड़े धोए। तो यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा एम्फैटिक आप देखेंगे तो ये बनेगा शी हरसेल्फ सॉ अ थीफ, शी हरसेल्फ, उसने स्वयं चोर को देखा। ही हिमसेल्फ फीड द डॉग, वो खुद से कुत्ते को खिलाता है, वो स्वयं कुत्ते को खिलाता है, यानी कि वो अपने नौकर पे भरोसा नहीं करता, वो स्वयं कुत्ते को खिलाता है। तो यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए इसको यूज़ किया गया। यहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो उस तरह से ये एम्फैटिक प्रोनाउंस को भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी निश्चित व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते हैं। तो इसमें ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जो डिनोट करते हैं पर्सन या थिंग को, जो जनरल वे में होते हैं, जो कोई ख़ास स्पेशल नहीं होते हैं और कोई पर्टिकुलर नहीं होते। तो आप इनको देख के समझ जाएंगे, जैसे सम, फ्यू, लिटिल, मच, ऑल, वन, नन, मेनी, एनी, नोबडी, समबडी, एनीबडी भी होता है, दे। तो यहाँ पे कोई ख़ास क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रोनाउंस नहीं है।
तो ऐसे प्रोनाउंस को, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदाइशी होते हैं, यानी पैदा ही महान होते हैं, तो पैदाइशी महान जो हैं वो ऐसे उनको कहा जा रहा है। I'll meet you one day, अब यहाँ वन डे जो है किसी दिन मैं आपसे मिलूंगा, किसी दिन, अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, तो इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट रेफर्स थिंग्स और पर्सन्स वन एट अ टाइम, ईच, इधर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, वन, अनदर, ईच, नीदर, ईदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो लोग हैं उनमें से अलग कर लेते हैं। ईच अदर, वन अनदर, आइदर, नाइदर, इस तरह से आप देखेंगे इनको तो आपको समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में हर एक, लड़कों में हर एक, रिसीव्ड अ रिवार्ड, एक इनाम पाया, यानी हर एक लड़के को इनाम मिला। अब आप देखेंगे हर एक लड़के को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अलग अलग हर एक बच्चे को बताया जा रहा है कि उसको रिवार्ड मिला। ईदर ऑफ यू कैन कम, तुम दोनों में से कोई भी, ईदर ऑफ यू, तो दो लोग हैं उनको यू बताया जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो नीदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड, जो दो पेन हैं उनमें से दो में कोई भी, दो में कोई भी, ना ये ना वो, इस तरह से। तो डिस्ट्रीब्यूट इसमें भी किया जा रहा है, दो हैं दोनों को अलग अलग करके देखा जा रहा है, दो हैं दोनों में से ना ये ना ये, दोनों अच्छी नहीं हैं, दोनों ठीक नहीं हैं, इस तरह से ये होता है। अब इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसा होता है जो एक दूसरे से आपसी संबंध दिखाता है। तो आपसी संबंध दिखाने के लिए आप इसको देखेंगे, ईच अदर, वन अनदर, ये इस तरह से। ईच अदर दो के लिए आता है, वन अनदर दो से अधिक हैं तो उसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। जैसे ऑल माई ब्रदर्स लव वन अनदर, मेरे सारे भाई जो हैं वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। एलिस एंड मैरी हेल्प ईच अदर, यहाँ दो हैं तो दो के लिए ईच अदर आता है, वन अनदर नहीं आएगा। दो से अधिक के लिए वन अनदर और दो से कम है तो ईच अदर, जैसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं। इस तरह से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपका, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं, यानी उनमें किस तरह से वैरायटी होती है, और इन प्रोनाउंस को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस के रूल्स क्या हैं। अब आइए इनको रूल्स हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम सीख लेते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन को, कि प्रोनाउन के रूल्स कैसे होते हैं, और यही एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपके एग्ज़ाम्स में रूल्स ऑफ प्रोनाउंस ही मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे। तो पहला रूल ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये नंबर और पर्सन और जेंडर, एंटीसीडेंट का जो है वही नंबर, पर्सन और जेंडर, उसके बाद उसका जो प्रोनाउन आएगा उसमें रहेगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वन है, एंटीसीडेंट इसका जब वन है तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस का जो आ रहा है, जो पॉजिटिव केस में है, तो उसको हिज नहीं वंस कहेंगे। अगर ही है तो यहाँ हिज होगा, यहाँ शी है तो हर होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसी के हिसाब से इसका एंटीसीडेंट होना चाहिए। और बहुत बार एग्जाम के क्वेश्चन में इसको हिज कर दिया जाता है, वंस की जगह पे हिज टाइम। जैसे वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो स्टूडेंट को लगता है कि इसमें तो कोई गलती दिख नहीं रही है, तो लेकिन गलती यहाँ पे है कि वन का एंटीसीडेंट जो वन है उसका रिलेटिव प्रोनाउन वंस होना चाहिए, हिज इज रॉन्ग। तो इस तरह से दिस इज वंस। ही इज नो वन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से वो नहीं है जो स्पॉइल द थिंग्स व्हाट दे यूज। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका एंटीसीडेंट जो आ रहा है दे, ये इन बॉयज के लिए आ रहा है, दोज बॉयज के लिए।
तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। ही इज़ नॉट, वो उन लड़कों में से नहीं है। कौन लड़के? जो ऐसा करते हैं, जो बर्बाद करते हैं वो हर चीज़ जो उनके पास होता है, यानी अपनी हर चीज़ को बर्बाद करने वाले लड़कों में से वो नहीं है। अब दूसरा रूल जो है वो इसको ध्यान से देखेंगे, जब सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन कर दिए जाएं एंड के साथ में और उनमें ईच या एवरी लगा हो तो मस्ट बी सिंगुलर, यहाँ पे मस्ट बी सिंगुलर। तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल आप एंड से, वैसे सिंगुलर दो सिंगुलर को एंड से जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखें। ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर वॉज इन रूम। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर ईच लगा हुआ है या एवरी लगा करके अगर हम उनको जोड़ते हैं एंड से तो दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। फिर एवरी डे एंड एवरी नाइट रिफ्लेक्टेड इट्स इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत को उसने दिखाया। अब यहाँ इट्स जो है ये प्रोनाउन आ रहा है एवरी डे और एवरी नाइट के लिए, तो यहाँ पे देयर, नाइट और डे को मिला करके यहाँ पे देयर इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का पॉजिटिव केस देयर होता है, यहाँ पर तो सिंगुलर का यूज किया गया है, इट जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, इसलिए एंड से जोड़ने पे वो प्लूरल नहीं होते हैं, यही ध्यान रखना है आपको। एवरी वोटर एंड एवरी लीडर, हर वोट देने वाला और हर नेता, कास्टेड हिज वोट नॉट देयर वोट। यहाँ पे एंड से जोड़ने के बाद इनको दोनों को प्लूरल मान लेते तो यहाँ पे देयर होना चाहिए था, लेकिन देयर नहीं है, हिज है। तो इस तरह से एंड से जोड़ने के लिए एंड से हम जोड़ देते हैं, लेकिन अगर ईच या एवरी के साथ में वर्ड्स जोड़े जाते हैं, नाउन जोड़े जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सिंगुलर ही होंगे, प्लूरल नहीं होंगे। और भी आप देखें अगला रूल है, इसमें रूल नंबर 3 में जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को हम जोड़ दें और से, ईदर से नीदर, ईदर और नीदर नॉर, देखें और से जोड़ें, ईदर और नीदर नॉर से जोड़ दें, तो ये भी हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ये प्लूरल नहीं बनते। एग्जाम्पल के लिए जो और जैक, जो या तो जैक विल गिव हिज बुक टू मी, मुझे अपनी किताब देगा, तो और का मतलब है वो या तो ये, तो वैसे भी ये सिंगुलर ही रह जाएगा अगर और से जोड़ते हैं तो। फिर इसमें भी देखें, दो में से कोई एक ही जब बात होती है तो दो में से एक की ही बात होती है तो इधर को यूज किया जाता है। इधर राशिद और एर्तुगरुल फॉरगॉट हिज बैग, राशिद या एर्तुगरुल में से कोई एक है जो अपना बैग भूल गया है, तो इसलिए ये सिंगुलर है और सिंगुलर का वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉरगॉट है, इसमें पता तो नहीं चल रहा है कि ये सिंगुलर प्लूरल, सभी के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है। नीदर निशा नॉर नाइला हैज़, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये सिंगुलर का वर्ब है, हैज़ लर्न्ड अ लेसन, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इस तरह से जब इधर और, नीदर नॉर या और से या नॉर से जब दो नाउन्स को, प्रोनाउंस को जोड़ा जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो सिंगुलर ही माने जाते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। रूल नंबर 4 देखेंगे, जब प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स को हम जोड़ देते हैं और से, नॉर से, तो प्लूरल बाद में आता है और प्रोनाउन जो होगा वो एग्री करेगा पास वाले नाउन से, जो पास वाला उसका नाउन है उसके साथ एग्री करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, ईदर द टीचर और हिज स्टूडेंट, या तो टीचर या उसके स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। तो आप देखेंगे नियरेस्ट जो है वो हिज स्टूडेंट्स है, टीचर सिंगुलर है, अगर टीचर के लिए यहाँ पे टीचर अगर इधर होता तो यहाँ पे हिज प्रोजेक्ट होता। अब यहाँ पे देखेंगे, either the player or his coach has bought his gloves, तो इसको यहाँ पे प्लूरल इसको कर दीजिए, either the players
यहां प्लूरल है और इधर कोच सिंगुलर है, तो आप देखेंगे ये जो इसका प्रोनाउन है, प्रोनाउन किससे, पास वाले नाउन से रिलेट करता है। यहां प्लेयर्स प्लूरल है तो उसके लिए देयर ग्लव्स होना चाहिए था, तो यहां पास वाला कोच सिंगुलर है इसलिए ये कोच से रिलेट करेगा और इसी के हिसाब से आएगा वो। नेक्स्ट है नीदर पैट्रिक नॉर एलिस। अब यहाँ पे दो सिंगुलर अलग अलग हैं, तो इनके लिए आप देखेंगे एलिस जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिफरेंस है, तो पास वाली जो है ये पास वाला नाउन एलिस है जो कि फेमिनिन है, तो इसीलिए इसका प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है एलिस के लिए। नीदर पैट्रिक नो एलिस हैज लर्न हर लेसन। पैट्रिक होता, पैट्रिक के लिए अगर रिलेट करते इसको तो हिज लेसन होता। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब और, नॉर, ईदर और नीदर से जोड़ने पे दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो जो नियरेस्ट होगा उससे रिलेट करेगा। नेक्स्ट रूल है प्रॉपर ऑर्डर रिक्वायर्स दैट इन द सिंगुलर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शुड कम इन द लास्ट, जबकि सेकंड बिफोर द थर्ड। अब आप ये जान लीजिए कि सेकंड पहले आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एकदम लास्ट में आएगा। अब एग्जांपल आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। कहते हैं लेकिन जब प्लूरल हो, जैसे कि आई, ही और यू, ये सिंगुलर की तरह से यूज किए जाएं तो इनका ऑर्डर ये हुआ कि पहले थर्ड, फिर सेकंड, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्लूरल हो जाए तो ये वी जो है यानी प्लूरल का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन से पहले आएगा और दे से पहले यू आएगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ये बनेगा वी, यू एंड दे। इसको यहां पे समझ लेते हैं। यू, ही एंड आई, सेकेंड पर्सन पहले होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन उसके बाद। यानी अगर सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन होंगे तो थर्ड पर्सन से पहले फर्स्ट पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन हमेशा, ये फर्स्ट पर्सन हमेशा सिंगुलर के लिए लास्ट में ही आएगा। तो ये ऑर्डर आप समझ लीजिए, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। अब दूसरा है एग्जांपल यू एंड आई को तो लास्ट में ही आना है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आएगा, तो इसलिए यू पहले आना चाहिए। आई शुड गो, यू एंड आई शुड गो होम। फिर इसके बाद ही एंड आई कैन डू दिस। अब ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए कि ऑर्डर क्या बनता है, सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट पर्सन। अब इसमें अगर इसको हटा दिया जाए तो थर्ड और फर्स्ट हो जाएगा, अगर थर्ड को हटा दिया जाए तब भी सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। अब इसमें बीच से कोई हट जाता है तो ऑर्डर वही सेम रहेगा, फर्स्ट हट जाता है तो सेकंड पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा, थर्ड हटेगा तो सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, अगर सेकंड हट जाता है तो थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन लेकिन लास्ट में ही रहेगा और सेकंड पर्सन थर्ड के और फर्स्ट के पहले आना है। ओके, अब इसमें देखेंगे जब ये प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा जब प्लूरल में ये प्रोनाउंस रहें तो। फिर आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन, सेकेंड पर्सन देन थर्ड पर्सन, यानी ये ऑर्डर सेम रहेगा जो होना, जैसे हम इनको कॉल करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वो सेम ऑर्डर में ये रहेंगे। नेक्स्ट है जब कोई प्रोनाउन एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को रेफर करे अलग अलग लोगों के, तो इसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको सेकेंड में करें। और
हाँ, when pronoun refers to more than one noun या pronoun, एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को रिफ़र करता है अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट पर्सन्स के लिए, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होना चाहिए बजाय इसके कि हम सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर के लिए रखें। यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होगा अगर फर्स्ट पर्सन उसमें शामिल है तो, और अगर सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर हम रखेंगे बजाय इसके कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर रखने के लिए। इसको एग्जांपल देख करके हम समझ सकते हैं अच्छे से। यू एंड आई हैव डन, अब यू और आई, अब आप ये जाने कि ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है या सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यूज किया गया है। इन दोनों मिला करके फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज करेंगे। आवर इज द प्लूरल ऑफ द फर्स्ट पर्सन, तो अब यहाँ पे सेकंड पर्सन का हम नहीं ले आएंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन का ही ले आएंगे। अब अगर यहाँ पे देखें यू एंड स्मिथ, अब स्मिथ थर्ड पर्सन है तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का हम यहाँ पे प्रोनाउन नहीं ले आएंगे बल्कि सेकंड पर्सन का ले आएंगे। यानी कि जो नियरेस्ट होगा उसी का हम प्रोनाउन रखते हैं, यानी पॉजिटिव केस रखते हैं, तब उसको सही माना जाता है, नहीं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। या फिर से देख लेंगे, ही एंड आई। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन का यहाँ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को जोड़ा जा रहा है, तो जो प्रोनाउन आएगा पॉजिटिव केस का वो आएगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, यानी फर्स्ट पर्सन को ही यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे। आवर इज द प्लूरल ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टूल है when who is used as a relative pronoun, its subject of a verb is who, and as object of a verb its form is whom। who को जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज करते हैं तो इसका सब्जेक्ट जो है who होता है, who, whose, whose, whom, ये इसके चार अलग अलग पॉजिटिव फॉर्म और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म होते हैं। तो whom इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। और आप देखें कि बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का फॉर्म रख दिया जाता है। एग्जाम के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि जहाँ पे सब्जेक्ट का फॉर्म आना चाहिए यानी who आना चाहिए वहाँ पे whom रख दिया, जहाँ पे whom आना चाहिए वहाँ पे who रख दिया। आप करेक्शन करने के लिए बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं इसको हम। When I reached home, who do you think I met? जब मैं घर पहुंचा तो आपको क्या लगता है मैं किससे मिला? मैं किससे मिला? मिलने वाला मैं, यानी सब्जेक्ट मैं हूं, तो जिससे मैं मिला वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे who गलत है, whom सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का फॉर्म whom होता है, who नहीं होता। सब्जेक्ट कहाँ पे है? I है, मिलने वाला I है, तो I meet whom आप ऐसे करके रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर I met who लिख दिया जाए तो कहाँ से सही होगा, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रखेंगे तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस, द लीडर whom they declared honest committed a scam this year। वो नेता जिसको उन लोगों ने ईमानदार घोषित किया था, committed a scam this year, उसने घोटाला किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना इसका सही लग रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया था ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वर्ब है और इसको सब्जेक्ट माना जा रहा है। आप इसको देखें, द लीडर हु कमिटेड अ स्कैम दिस ईयर दे डिक्लेयर्ड ऑनेस्ट। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये एंटीसीडेंट है और इस एंटीसीडेंट ने ये काम किया है, इसका ये वर्ब है। अब आप से सोचेंगे यहाँ पे जब सब्जेक्ट नहीं है तो अगर सब्जेक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे हम
वर्ब को नहीं यूज़ करते, सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो इस तरह से यहाँ पे इसका सब्जेक्ट का फॉर्म आना चाहिए, हूँ आना चाहिए, हुम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है देयर आर मेनी सेंट्स हुम वी नो आर डिसऑनेस्ट, जिनको हम जानते हैं। अब आप इसको इससे जोड़िए तब आपको समझ में आ जाएगा। हु आर डिसऑनेस्ट होता है या हुम आर डिसऑनेस्ट होता है। अब इससे बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि हु आर डिसऑनेस्ट होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब को ले आएं कि ऑब्जेक्ट के साथ में। तो आपने हमेशा यही देखा है कि ऑर्डर जो होता है पहले यहाँ सब्जेक्ट रखा जाता है, उसके बाद वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आता है तो उसका सब्जेक्ट का फॉर्म होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट है रूल नंबर 8 में देखते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट हो किसी वर्ब का, यानी पूरक हो किसी वर्ब का, पूरक जब हम लगाते हैं वर्ब टू बी का, तो इसको नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे इट इज शी नॉट हर, यहां पे जैसे शी इज वो है, बहुत बार देखा होगा लोग बोलते हैं वो है, इसका मतलब शी इज नहीं होगा, तो इसका मतलब है वर्ब टू बी इज है, और वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट है नहीं, यानी इसका पूरक नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इट से सेंटेंस बनाते हैं। तो इट इज हर नहीं होगा, इट इज शी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड इसका होगा, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं ले आएंगे। तो नॉमिनेटिव केस इसका जो है वो शी होता है, ही का ही होता है, हिम नहीं आएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मी नहीं यूज़ करेंगे, इट इज़ आई यूज़ करेंगे। आई एम ही, मैं वो हूँ। द टीचर लव, जिसको टीचर प्रेम करते हैं। तो अब यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि एम के बाद यानी वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट का फॉर्म आना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के केस में जब हम वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट ही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ना होने की वजह से हमें उसको इस तरह से रखना पड़ रहा है, यानी इट को ले आना पड़ रहा है सब्जेक्ट की जगह पे, बट एक्चुअल में सब्जेक्ट वही होता है। इसलिए हम उस वर्ब टू बी का ऑब्जेक्ट ना मानेंगे, बल्कि उसको नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में रखते हैं।